Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनाउंस किया है कि एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, जिसका नाम है XE वेरिएंट। इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। पहले समझते हैं क्या है वेरिएंट। हमें पता है कि वायरसेस जो हैं, जब वो किसी होस्ट सेल को अटैक करती हैं तो वहाँ जाके वो रेप्लिकेट करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, खुद की कॉपीज़ बनाती हैं और इसी से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। तो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए वायरसेस जो हैं वो अपनी जीनोम की मल्टीपल कॉपीज़ बनाती हैं। जीनोम मतलब जीनोम यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। SARS-CoV-2 जो है वो एक आरएनए वायरस है। खुद की कॉपीज बनाने के दौरान वायरस जो है वो होस्ट सेल को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि वो वायरल कंपोनेंट्स बनाएं, जिसमें वायरल प्रोटीन्स आते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स। तो इन सब को लेके वायरसेस जो हैं वो खुद की एक कॉपी बना लेती हैं। रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए या फिर आरएनए की जो बेसिस होते हैं, हमें पता है ATGC, इन्हें कॉपी करते वक्त कुछ मिस्टेक्स होते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होता है डीएनए या आरएनए सीक्वेंस, वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह नहीं होता। पेरेंट जो सीक्वेंस होता है उसी की तरह नहीं होता है, चेंजेस हो जाते हैं उस सीक्वेंस में, एंड दिस इज नोन एज म्यूटेशन। एंड दैट इज वाई वी से दैट द वायरस इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड इट इज चेंजिंग। हर बार जब एक वायरस रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, तो देर इज अ पोटेंशियल दैट देर आर सम चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर। हर एक ऐसे चेंज को कहते हैं म्यूटेशन, लेकिन हर एक म्यूटेशन के लिए एक नया वेरिएंट एक वायरस का तैयार नहीं होता। जब बार बार म्यूटेशन होता है वायरस में, व्हेन इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, और बार बार इवॉल्व होता है, तो एक ऐसा समय आता है कि जो वायरस है वो जो अपना बिल्कुल शुरुआत में जो एक पेरेंट जो वायरस था उसके साथ उसका कुछ रिजेम्बलेंस ही नहीं है। ओरिजिनल वायरस के साथ एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ गया है और इसी को कहते हैं वेरिएंट। वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स जो हैं वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, मैप करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं फ्रॉम द ओरिजिनल वायरस, कितना चेंज आया है उस वायरस में। हमने कोविड के केस में ही देख लिया कि वायरस इतनी बार म्यूटेट हुआ और उसके बाद उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ गए, जिससे उसकी जो वेरियुलेंस है वो बढ़ गई, स्प्रेड करने की जो एबिलिटी है वो भी अफेक्टेड हुआ। ऐसे कुछ डेंजरस वेरिएंट्स आ गए जिससे ज़्यादा इलनेस और डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब हम समझेंगे कि क्या है रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, क्योंकि अभी रिसेंटली जो XE वेरिएंट आया है ये एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है SARS-CoV-2 का। तो ऐसे समझते हैं, हमें पता है कि कोविड-19 की जो वायरस है, ओरिजिनल वायरस, वो हज़ारों बार म्यूटेट हो चुकी हैं और उसकी कई सारी वेरिएंट्स भी हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर समझिए दो तरीके की वायरस है, जो म्यूटेटेड हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ गई हैं ओरिजिनल से, और अब ये दो जो वायरसेस हैं कोविड की, ये किसी एक होस्ट को अटैक करता है और इस होस्ट को अटैक करने के बाद इस होस्ट सेल में इन दोनों जो वायरसेस हैं इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज हो जाती है, आरएनए की एक्सचेंज हो जाती है। एज अ रिजल्ट एक कुछ नया ही एक नॉवेल वायरस क्रिएट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। अगर XE वेरिएंट की बात करें तो ये ओमिक्रॉन की जो दो वेरिएंट सब टाइप्स हैं, BA.1 और BA.2, इन दोनों जो सब टाइप्स हैं, इन सब टाइप्स की मिक्सचर है XE वेरिएंट। इन अ नटशेल रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट तब तैयार होता है व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ टू डिफरेंट वायरसेस। फॉर एग्जाम्पल कोविड की ही दो जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो जब एक साथ किसी को अटैक करती है, इन्फेक्ट करती है, एंड एट द सेम टाइम, तब इन दो वायरसेस के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एंड अ न्यू वायरस इज बॉर्न, एंड दिस इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। SARS-CoV-2 के केस में XE के अलावा दो और रिकॉम्बिनेंट वायरसेस को पाया गया है, एक है XD, एक है XF। हमने देखा कि XE वायरस जो है वो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है BA.1 और BA.2 लिनिएजेस का। XD और XF की बात अगर हम करें तो वो डेल्टा और BA.1 लिनिएज जो है इन दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है।
बार बार हम यहाँ पे लीनिएज की बात कर रहे हैं, तो क्या है लीनिएज? बेसिकली जब वायरस इवॉल्व होता है म्यूटेशन के लिए, बार बार उसमें चेंजेस आने लगते हैं, तो उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सब टाइप्स में, और यही सब टाइप्स होती हैं लीनिएजेस। कोरोना की बात करें तो वुहान वायरस जो है वो एंसेस्ट्रल टाइप से बार बार इवॉल्व होता गया और इससे 10 लीनिएजेस जो हैं वो इवॉल्व हो गए। वायरस की जो इवॉल्व सब टाइप्स होते हैं, लीनिएजेस होते हैं, इन्हें हम अलग एक सेपरेट आइडेंटिटी तब देते हैं जब एग्जिस्टिंग जो टाइप्स हैं उससे जो नया टाइप इवॉल्व होके आया है उसमें एटलीस्ट 2 डीएनए चेंजेस, मतलब 2 म्यूटेशंस हो गए हैं एटलीस्ट, तभी उसे एक नए लीनिएज का दर्जा दिया जाता है। एग्जाम्पल लीनिएज 19A, 19B, 20A, 20B एंड 20C। यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 19, ये उस साल को रिफ्लेक्ट करता है जिस साल वो पर्टिकुलर लीनिएज जो है वो इवॉल्व हुआ। यहाँ पे हमने जो XC रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के बारे में पढ़ा, ये मिक्सचर है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, इसके 2 सब टाइप सब लीनिएजेस जो हैं BA1 और BA2, इन 2 सब लीनिएजेस का मिक्सचर है XC रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाबू जगजीवन राम। रिसेंटली बाबू जगजीवन राम जी के बर्थ एनिवर्सरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबू जगजीवन राम, ही वॉज अ क्रूसाडर फॉर सोशल जस्टिस। उन्हें पॉपुलरली बाबू जी कहा जाता था। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन। बाबू जगजीवन राम एक फ्रीडम फाइटर और दलित आइकन थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अंडर प्रिविलेज्ड और डिप्रेस्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किया एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग इन 1935। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग को सो कॉल्ड अनटचेबल्स जो थे उन्हें इक्वलिटी मिले, इसके लिए बनाया गया था बाई बाबू जगजीवन राम जी। 1937 के जो इलेक्शंस हुए उसमें बाबू जगजीवन राम जी इलेक्ट हुए इन टू बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आफ्टर दैट ही ऑर्गेनाइज दी रूरल लेबर मूवमेंट। उसके बाद 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी जो हैं वो यंगेस्ट मिनिस्टर थे, और फिर जब भारत का पहला कैबिनेट बना वहाँ पे वो लेबर मिनिस्टर बने। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके भी मेंबर थे और उन्होंने ये इंश्योर किया कि सोशल जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस जो है वो इंश्राइंड हो। उसके बाद वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी बने ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1971 में एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। 2 बार जब वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेशली ड्यूरिंग द 1974 ड्रॉट हुआ था उस टाइम पे, और इसी के लिए इन्हें याद किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेष्ठा स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लोकसभा में रिसेंटली रेष्ठा स्कीम के एक रिव्यू रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो भी एनजीओज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इसे रेष्ठा स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। रेष्ठा स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये इसे इम्प्लीमेंट करती है। स्कीम के अंदर 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। एक है रेसिडेंशियल स्कूल, दूसरा है नॉन रेसिडेंशियल स्कूल एंड द थर्ड वन इज हॉस्टल्स। अगर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स और हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं बाय एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, देन financial assistance will be given under Reshtha scheme, and the scheme is applicable to both for primary and secondary students. Recently 2021 में रेष्ठा स्कीम को रीनेम किया गया एज श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। अब ये जो स्कीम है श्रेष्ठा, इसे 2 मोड में चलाया जा रहा है। मोड 1 के अंदर हर साल कुछ मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, और फिर उन्हें क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन जो है उसे प्रोवाइड किया जाता है इन प्राइवेट रेसिडेंशियल हाई स्कूल्स। मोड 2 के अंदर कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रही हैं जिसमें नॉन रेसिडेंशियल स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल या हॉस्टल्स, इन सभी को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और इसके लिए एनजीओज जो इन्हें बनाएंगे इन्हें सपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ एससी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 और क्लास 11th में एडमिशन के लिए श्रेष्ठा नेट्स एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा जिनका एनुअल इनकम, पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2.5 लाख तक का है। 2022 में ही ये एग्जाम कंडक्ट होगा।
स्कीम का लाभ उठाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी फॉर अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट नेट। एंड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है श्रेष्ठा नेट्स, इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ऑर्गेनाइज करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे अप्रूव किया गया था इन द ईयर 2017 एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। इसके अलावा नीट, फिर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सभी नेशनल लेवल एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगली टॉपिक है बुचा। अभी यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान यूक्रेन के बुचा में रशियन ट्रुप्स ने 300 से भी ज्यादा सिविलियंस को मार दिया और इसे इंडिया ने काफी ज्यादा कंडेम किया है एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये भी डिमांड किया है कि एक इंडिपेंडेंट यूएन इंक्वायरी करनी चाहिए। बुचा जो है ये यूक्रेन के कीव प्रोविंस में स्थित है। यूक्रेन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसे एक बार देख लीजिएगा। हमने वैसे कई बार इसे डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में। विव, कीव, सुमी, खार्किव, मैरिपुल, खेरसोन, ये सारी जगह जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। अगली टॉपिक है सॉवरेन डेट। रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके अनुसार ग्लोबल सॉवरेन बोरोइंग जो है वो 2022 में $10.4 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। पैंडेमिक से जूझने के लिए सारी कंट्रीज ने 2020 में इससे भी ज्यादा लोन लिया था, लेकिन अभी तो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है और इसके बावजूद $10.4 ट्रिलियन ये अमाउंट काफी ज्यादा है। इतना लोन लेने का रीजन है यूक्रेन में वॉर और हाई डेट रोल ओवर रिक्वायरमेंट्स। क्या है रोल ओवर, समझेंगे। सिंपल वर्ड्स, रोल ओवर इज नथिंग बट रिन्यूअल ऑफ अ लोन। सपोज कंट्रीज और कंपनीज जो भी लोन लेती है, ऑफकोर्स उसके बदले में उसे बॉन्ड और सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, राइट। अब जब वो बॉन्ड मच्योर होने वाला है, मच्योर हो रहा है, उस टाइम पे वो कंट्री उस बॉन्ड को फिर से एक डेट में कन्वर्ट कर देती है, मतलब उस बॉन्ड को फिर से रोल ओवर कर देती है क्योंकि उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। तो इसी को कहते हैं रोल ओवर और रिन्यूअल ऑफ अ लोन। दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। फूड इन्फ्लेशन अभी सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ये रोल ओवर रिक्वायरमेंट्स और ये जो वॉर है इसकी वजह से बोरोइंग बहुत ज्यादा रहेगी इन दी कमिंग टाइम्स। लोन लेने के बाद भी इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा है इन दी कंट्रीज। अब हमें पता है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो टाइट मनी पॉलिसी अपनाया जाता है जिसमें मनी सप्लाई जो है उसे कम कर दिया जाता है फ्रॉम दी मार्केट। अब ये पॉलिसी जो है ये उन देशों के लिए काम नहीं आएगी जहां पे ग्रोथ हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज में ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अगर हम वहां पे टाइट मनी पॉलिसी अपनाते हैं तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जो डिफिकल्टीज हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। ओवरऑल सॉवरेन डेट की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो मनी को बोरो करती है, लोन लेती है बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। लोन कहाँ से लेती है? इंटरनेशनल क्रेडिटर्स से ले सकती हैं, बैंक से ले सकती है, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं वहां से ले सकती हैं, इंटरनेशनल जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से ले सकती हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमें पता है यहाँ से सारी कंट्रीज लोन लेती हैं। लोन दूसरे कंट्री से भी लिया जाता है कभी कभी। तो सॉवरेन डेट जो है बेसिकली ये एक कंट्री के ऊपर कितनी उधारी है इसी को कहते हैं सॉवरेन डेट। इसे गवर्नमेंट डेट भी कहते हैं, पब्लिक डेट भी कहते हैं या नेशनल डेट भी कहते हैं। अब एक कंट्री की गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में चल रही है, मतलब इसकी जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो रेवेन्यू से ज्यादा है। तो इन दैट केस दो पॉसिबिलिटीज होती हैं सोर्स करने के लिए पैसे को। एक है टैक्सेस बढ़ाना जो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है, उसके लिए लॉज पास करवानी पड़ेंगी, और दूसरा होता है कि लोन लेना। तो लोन ही लेती है गवर्नमेंट। लोन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक डेट, एक होता है इंटरनेशनल डेट। डोमेस्टिक डेट में गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स को इशू करती है जिन्हें देश के अंदर के ही जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें परचेज करते हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, बैंक्स आते हैं, और फिर इस पैसे से गवर्नमेंट जो है डिफरेंट इनिशिएटिव्स चलाती हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो लोन होता है वो रिस्क फ्री ऑफ कैपिटल फ्लाइट होता है और इसमें एक्सचेंज रेट पे भी असर कम पड़ता है अगर कोई इकोनॉमिक टर्मोइल आ जाए तो। मतलब सिंस इन्वेस्टर्स कंट्री के ही हैं तो वो बॉन्ड्स को सेल भी करते हैं तो कंट्री में ही करेंगे ना अगर इकोनॉमिक टर्मोइल आता है। लेकिन अगर बाहर से इन्वेस्टर्स होते, देश के बाहर के इन्वेस्टर्स, तो उस टाइम पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती
तो पैसे को इन्वेस्टर्स जो है वो ऑफकोर्स विड्रॉ कर लेते कंट्री से, और इससे डॉलर रुपी का मिसमैच हो जाता है और एक्सचेंज रेट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, रुपी का डिप्रिसिएशन हो सकता है। तो इसी वजह से डोमेस्टिक लोन जो होता है इसमें ये रिस्क फ्री ऑफ कैपिटल फ्लाइट होता है। इंटरनेशनल डेट में जो लोन है और उसमें जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली उसी करेंसी में पे किए जाते हैं जिसमें लोन लिया गया था। फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया। और अगर कोई डेट क्राइसिस आती है, कंट्री का कोई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और कंट्री जो है वो फॉरेन डेट पे नहीं कर पाता है, तो उसमें पूरी एक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है और डिफॉल्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो एक कंट्री की जो डेट होती है वो उस कंट्री की इकोनॉमी की एक हेल्थ इंडिकेटर होती है। एक कंट्री की क्या डेट है और क्या जीडीपी है, इसके रेशियो को हम कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा हाई डेट टू जीडीपी रेशियो है तो डिफॉल्ट का भी रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा। हमने ग्रीस के केस में देखा, उस वहाँ पे 100% से ज़्यादा था डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डेट टू जीडीपी रेशियो, हाई डेट टू जीडीपी रेशियो इज ऑलवेज बैड? नो, बिकॉज कुछ कंट्रीज की अगर स्टेबल इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा तो उनकी डिफॉल्ट हो जाने के बाद टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है कि डिफॉल्ट हो गया तो भी उसमें बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा उसका इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर क्योंकि उनका इकोनॉमी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो है 111.95%, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं गिरता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विदड्रॉ नहीं करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे डेट जो है उसे क्लियर तो डेफिनेटली करना ही होगा, ऑब्लाइज्ड होते हैं सारे कंट्रीज की वो डेट को पे करें। सॉवरेन डेट की काफी सारी एडवांटेजेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट लोन के अमाउंट को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए या एजुकेशन के लिए या इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर रहा है, तो इन दैट केस ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, पुश करता है। तो दैट इज वाई दिस लोन बिकम्स बेनिफिशियल। फिस्कल डेफिसिट है, पैसे नहीं है ये बोलकर अगर कई सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती तो ऑफ कोर्स कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो हिंडर हो जाता है इन द लॉन्ग रन। इसीलिए लोन लेके भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट ट्राइज टू manage that situation by infusing liquidity या फिर withdrawing money supply। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोन का लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें आरबीआई जो है वो मॉनेटरी ऑपरेशंस चलाती हैं जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो सेल करती है या फिर बाय करती है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन के इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इसके अलावा सिक्योरिटीज को इशू करना लोन लेने के लिए, इससे जो बॉन्ड मार्केट है वो भी काफी ज्यादा स्टिम्युलेट होता है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, ड्रॉबैक्स की बात करें, तो अगर ज्यादा लोन लेती है गवर्नमेंट ही पूरा लोन ले रही है पूरे मार्केट से, तो इसमें क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट से गवर्नमेंट इतना लोन ले रही है कि दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें लोन लेने के लिए और पैसे नहीं है, वो लोन नहीं ले पा रहे हैं फ्रॉम द मार्केट। इसके अलावा हमने देखा कि देश के बाहर से लिया गया जो लोन होता है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो उससे करेंसी डिवैल्यू हो सकता है और इसके अलावा परचेजिंग पावर जो है वो भी कम हो जाएंगी और कैपिटल फ्लाइट कि इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ कंट्री, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ सॉवरेन डेट। जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं तो इन दैट केस उस कंट्री की जो एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट है उसके 77% से ज्यादा अगर लोन अमाउंट हो जाता है तो फिर डाउट्स आने लगती है कि डिफॉल्ट हो सकता है। और अगर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं, इन दैट केस अगर डेट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो 64% है तो इन दैट केस डिफॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है। कोविड की वजह से हर एक गवर्नमेंट की जो लोन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया में भी अगर हम 2021 की बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 87.8% तक आ गया। इसमें बाहर से लिया गया लोन यानी एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो वो अराउंड 21% है, विच इज अराउंड $614.9 बिलियन। डेट को सस्टेनेबल रखने के लिए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बूस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को स्टिम्युलेट किया जाए, डिमांड को स्टिम्युलेट किया जाए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी पुल इन किया जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुल्ला पेरियार डैम।
रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये सजेस्ट किया कि मुल्लापेरियर डैम सुपरवाइजरी कमेटी जो है उसे एक और साल के लिए कंटिन्यू किया जाए, जब तक ना नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी फंक्शनल हो जाती है फुल्ली। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को डैम सेफ्टी एक्ट के तहत बनाया गया था। मुल्लापेरियर डैम जो है ये एक ग्रेविटी डैम है जो पेरियर रिवर के ऊपर स्थित है केरला में। इट इज लोकेटेड ऑन द कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में थेट्टेक्केडी में है ये मुल्लापेरियर डैम, जिसे 1887 और 1895 के बीच में बनाया गया था। यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, मुल्लयर और पेरियर, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में ही है ये डैम। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो डैम है इट इज लोकेटेड इन केरला ऑन द रिवर पेरियर, बट इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। इस डैम के विसिनिटी में ही है पेरियर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था कि ह्यूमन डीएनए को पूरी तरीके से सीक्वेंस किया जाए, लेकिन सिर्फ 92% तक का ही सीक्वेंसिंग पॉसिबल हुआ था। देयर वर अ लॉट ऑफ बॉटलनेक्स, लेकिन अभी रिसेंटली ये रिमेनिंग 8% भी सीक्वेंस हो गया है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। पहले देखते हैं व्हाट इज जीनोम। एक ऑर्गेनिज्म अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए, इसके लिए उसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज स्टोर्ड इन द डीएनए इन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और इसी को कहते हैं जीनोम। जीनोम जो टर्म है इसे हैंस विंकलर ने इन द ईयर 1920 कॉइन किया था। और एक ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो इसमें मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स रहते हैं। ATGC base pairs, we know that AT and GC, adenine, guanine, cytosine and thiamine, and ये सारी genetic information is required for us to function properly. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 1990 में लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ एन इंटरनेशनली कोलैबोरेटिव वेंचर। और इसका बेसिक जो मेन टारगेट था वो था कि ह्यूमन स्पीशीज में क्या क्या जीन्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना और उसके क्या लोकेशंस है हर एक जीन का ये मार्क करना। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग आता है, जिसमें लैब में ये डिटरमाइन किया जाता है कि ह्यूमन जीनोम में डीएनए में एक के बाद एक जो बेसिस आते हैं, बेस पेयर्स होते हैं एडेनाइन, थायमिन, AT एंड GC, दैट इज गुआनिन, साइटोसिन। तो इसके जो एक के बाद एक जो सीक्वेंस है, एग्जैक्ट सीक्वेंस, इसे डिटरमाइन करना इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। तो यही इसका मेजर टारगेट था, टू आइडेंटिफाई, मैप एंड सीक्वेंस ऑल द जीन्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम। डीएनए की जो बेसिस है, इसकी जो सीक्वेंस है, इसी में इंफॉर्मेशन रहती है कि किस तरीके से किस कोड के अनुसार एक सेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगी बाय असेंबलिंग दी अमाइनो एसिड्स एंड ऑल्सो आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ऑफकोर्स इन सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर साइंटिस्ट्स इफ दे वांट टू नो एंड दे इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ ऑल दी जीन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। हमने बायो में पढ़ा है कि किस तरीके से सेल के अंदर प्रोटीन बनती है यूजिंग दीज बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये पहली जो प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट फेज है उसमें 2003 में पहली ह्यूमन जीनोम कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे गैप्स थे। क्यों? डीएनए सीक्वेंस में कई सारे रेपिटेटिव रीजन्स होते हैं। इन रेपिटेटिव रीजन्स का क्या फंक्शन है ये साइंटिस्ट को पता नहीं चला था, ये एक पजल था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई और अभी 2022 में जाके एंड टू एंड ह्यूमन जीनोम, फर्स्ट एंड टू एंड ह्यूमन जीनोम, जिसमें पूरा सीक्वेंस जो है वो पूरा डिकोड करके पब्लिश हुआ है। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो सीक्वेंस की बात करें डीएनए में तो 2 तरीके की होती है, एक होती है प्रोटीन कोडिंग जीन्स और दूसरी होती है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है, जीन्स होती है जो प्रोटीन को कोड करती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनाती है। इसमें डीएनए कोडॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल GCT, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर ये 3 जो बेसिस हैं ये एक के बाद एक रहते हैं तो इन 3 से जो कोडॉन बनता है इसी से फिर अमाइनो एसिड बनता है एलानाइन। एलानाइन फिर जो अमाइनो एसिड है ये फिर प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। सिमिलरली ग्लाइसिन है, GGT, GGC, ये सारे इसके कोडॉन्स है, डीएनए कोडॉन्स, प्रोलिन। तो इस तरीके से कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ह्यूमन जीनोम में रफली 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो
जीन से ये प्रोटीन कोडिंग होते हैं, मतलब इससे प्रोटीन्स बनते हैं सिर्फ 20,000 जीन से, मतलब 1% ऑफ द जीनोम्स टोटल लेंथ। एक और टाइप होता है सीक्वेंसेस का डीएनए में, वो होता है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। 99% जो है डीएनए के सीक्वेंसेस वो नॉन कोडिंग है, इससे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड नहीं बनता है और एज ए रिजल्ट प्रोटीन भी नहीं बनती है। इसमें कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो दूसरे जीन्स काम करते हैं उसके लिए हेल्प करते हैं, कुछ स्यूडो जीन्स होते हैं, मतलब पहले वो फंक्शनल थे लेकिन अभी वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। और इसके अलावा होता है रेपिटेटिव रीजन इन डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। इन्हीं डीएनए की बात हो रही थी, पहले के साइंटिस्ट इन्हें इनके एग्जैक्टली क्या फंक्शंस हैं और इसे पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए थे पहले अंडर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखते हैं क्या है ये सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव रीजन इन डीएनए। हाफ ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज रेपिटेटिव, मतलब सीक्वेंसेस जो है वो आइडेंटिकल है, मल्टीपल कॉपीज होती है एक ही तरीके के सीक्वेंस की, और इन्हीं को कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन दे आर इन टैंडम एंड दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो एक सैटेलाइट डीएनए जो होता है इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन में जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के अंदर, इसमें वेरिएशन होता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये सिमिलर नहीं होते, सिमिलर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होते इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑल्सो क्रोमोसोम के एंड में एक का रीजन होता है जिसे बोलते हैं टीलोमियर, इसी यहीं पे क्लस्टर रहता है सैटेलाइट डीएनए का। रेपिटेटिव जो जीन्स है सीक्वेंसेस है ये टेलोमियर्स में भी रहते हैं। टेलोमियर्स का क्या फंक्शन है, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, कॉपी बनती है डीएनए की, उस टाइम पे टेलोमियर्स जो है वो क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो डिग्रेड ना कर जाए, वो डिस्ट्रॉयड ना हो जाए। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन दी सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर क्या होता है, तो बेसिकली जब सेल डिवीजन होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं जो बनती हैं उसके बीच में एक कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है जो इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ जोड़ के रखती हैं, इसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की हम बात कर रहे थे, ये इसी सेंट्रोमियर रीजन में रहता है और इसके साथ टेलोमियर में भी रहता है क्रोमोसोम के। इन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस या सैटेलाइट डीएनए के क्या एग्जैक्ट फंक्शंस है ये तो अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन सिंस ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस अलग होती हैं इन ईच person, it's unique for each and every person, that is why it is very useful for forensic biologists, क्योंकि जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए इनका काफ़ी यूज़ होता है, क्राइम सीन सैंपल को मैच करने के लिए या फिर एंसेस्ट्री को ट्रैक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अराउंड 50 जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो जुड़े हुए हैं इन सैटेलाइट डीएनए से ही। उनमें क्या वेरिएशंस हैं इन सीक्वेंसेस में उससे ही लिंक्ड है। इसमें एग्जाम्पल है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन जो है ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं वो धीरे धीरे ओवर टाइम ब्रेक डाउन करने लगते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट्स ने इन सैटेलाइट डीएनए को अच्छे से सीक्वेंस अप कर लिया है तो अभी धीरे धीरे ये इनके क्या फंक्शंस हैं सभी कुछ अभी धीरे धीरे सॉल्व होंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कई सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पूरा अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो गया तो इसकी क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। एक तो है टारगेटेड मेडिसिन, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, डिज़ाइन ड्रग्स बन सकते हैं, मतलब एक डिजीज के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसको टारगेट करके दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, डिज़ाइन की जा सकती हैं। तो वो ज़्यादा टारगेटेड होगा वो मेडिसिन जो है, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इससे बहुत जल्दी ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी होंगे और इसमें क्योर भी होगा। यही फ़ायदे होते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग के। इसके अलावा डिफरेंट जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हार्ट डिजीजेस, कैंसर, हंटिंगटन जिसके बारे में हमने बोला, इसके अलावा डायबिटीज़। तो पहले से ही अगर इन सभी जीन्स के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं इन एन इंडिविजुअल, ये पता चल जाए रिसर्चर्स को, तो पहले से ये डिटेक्ट हो सकेगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या लाइक्लीहुड है कि उसे हार्ट डिजीज़ हो इन फ्यूचर या उसे कैंसर हो। तो ससेप्टिबिलिटी, डिजीज ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन हो पाएगी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन में। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, कई सारे डिफेक्टिव जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सर्टेन टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जीन थेरेपी के थ्रू इस डिफेक्टिव जीन को अगर हम हटा दें तो वो डिजीज होगी ही नहीं उस पर्सन को। तो जीन सिक्वेंसिंग की ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो जैसा कि हमने देखा कि फॉरेंसिक्स में
फिर मोर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इसका यूज़ हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी बूस्ट मिला था जब 2003 में ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ही कई सारे इसके एप्लीकेशंस निकले जिसमें बैक्टीरिया और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके भी जीनोमिक सीक्वेंस किए गए, और फिर उस रिसर्चर्स ने ये एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोमास वेस्ट एनर्जी या फिर क्लीनर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फैमिली डिजीज पेडिग्रीज को डेवलप किया जा सकता है यूजिंग दिस। तो हमने देखा कि इन अ नटशेल डीएनए सीक्वेंसिंग जो है इट हैज़ द पावर टू रेवोल्यूशनाइज पब्लिक हेल्थ। डिजीज आउटब्रेक्स जो है ये इनके जो रिस्क है ये रिड्यूस हो सकते हैं इन फ्यूचर, और इसकी जो एप्लीकेशंस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं सीमित रहेंगी, क्योंकि इसकी कई सारी स्पिन ऑफ्स हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना या फिर एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना, उनके हेल्थ को भी इम्प्रूव करना। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन टेंट टर्टल्स। एक ग्रीवांस है कि जूलॉजिकल सर्वे ने ये सर्वे नहीं कंडक्ट करवाया है कि नर्मदा रिवर में इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से इंडियन टेंट टर्टल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका पूरे रिवर इकोसिस्टम पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इंडियन टेंट टर्टल जो है ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में मिलता है। बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द इंडियन रूफ्ड टर्टल। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। सो इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो हेड होता है ये ब्राउनिश कलर का होता है या फिर ऑलिव कलर का होता है, एंड इट हैज अ रेड स्पॉट, यहाँ हम देख सकते हैं। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ साइज एंड दे हैव लॉन्गर एंड थिकर टेल्स। हैबिटेट की बात करें तो ये स्टिल वाटर में रहता है या फिर रिवर साइड में रहता है जहाँ पे वाटर बहुत स्लोली रन कर रही है, रिवर बैंक्स में रहता है, एंड दे आर मेनली हर्बीवोरस। ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और इसी के लिए पेट मार्केट में इसे इलीगली ट्रेड किया जाता है। इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 तरीके की सब स्पीशीज हैं इसकी। एक होता है टेंट टर्टल टेंटोरिया, एक है सर्कमडाटा और तीसरा है फ्लैवीवेंटर। इसमें जो टेंटोरिया सब स्पीशीज है ये पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है एंड इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र, असम एंड मध्य प्रदेश। वही अगर हम सर्कमडाटा की बात करें तो ये गंगा के वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती हैं और गुजरात के रिवर्स में भी पाई जाती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। फाइनली जो थर्ड सब स्पीशीज है फ्लैवीवेंटर, ये पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में। अगली टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हर साल पब्लिश करती है। 2022 की जो थीम थी वो थी सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द निग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। ये रिपोर्ट बेसिकली ये एनालाइज करती है कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक्स की क्या डेवलपमेंट्स हैं, और स्पेसिफिक रीजन्स में भी ये फोकस करती हैं क्योंकि कई कंट्रीज में कई पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, उन्हें कई सारे चैलेंजेस हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, ये सारा डिटेल्ड एनालिसिस ये रिपोर्ट करती है। क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और क्या थीम थे इस साल की, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगली टॉपिक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। रिसेंटली सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई जिससे 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है इट इज नॉट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। लास्ट 5 साल में सिर्फ 3 बार ही सरिस्का में आग लगी थी, एक 2018 में, 2 2019 में। लोकेशन देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ कोर्स राजस्थान में स्थित है एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1978, और सरिस्का टाइगर रिजर्व वर्ल्ड का सबसे पहला रिजर्व है जहां पे टाइगर्स को सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया है जो नॉर्दर्न अरावली में आता है। यहाँ पे लेपर्ड कॉरिडोर भी है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द अरावली रेंज अलॉन्ग विथ खटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन।
राजस्थान के कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज देख ले तो ये है ताल चापेर, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़, माउंट आबू, दारा, रणथंभौर, ये है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर और ये है रामसागर। अगली टॉपिक है इंडियन राइनो। अभी रिसेंट जो सेंसस हुआ उससे पता चला कि इंडियन राइनोसेरोस या फिर वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है इसकी पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बढ़ गई है बाई 200। 2018 में जब सेंसस कंडक्ट किया गया था तो उस टाइम पे इसके नंबर्स थे 2413 और अभी 2022 तक 2613 राइनोस एस्टिमेट किए गए हैं। इस बार के सेंसस में पहली बार ड्रोन का यूज किया गया। ओरांग नेशनल पार्क, पोबीतोरा, हर जगह पे राइनोसेरोस की जो पॉपुलेशन है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस या फिर वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है इट इज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये एशिया का एकमात्र लार्ज मैमल स्पीशीज है जिसे पहले एंडेंजर्ड रखा गया था अंडर द IUCN रेड लिस्ट, लेकिन इसे डाउनग्रेड करके वल्नरेबल किया गया है, डाउन लिस्ट करके अभी ये वल्नरेबल है। राइनोस की जो हैबिटेट है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ हंटिंग, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक एनक्रोचमेंट, इन सब चीज़ों के लिए इसकी जो पॉपुलेशन है ये इम्पैक्टेड ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स भी चला रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा इस बार के सेंसस के बाद 2600 से भी ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरोस यहाँ पे हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितने वन हॉर्न राइनोस हैं उसकी 2/3 पॉपुलेशन तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी के रीजन में आता है, एज में आता है। यहाँ पे 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, एक है गोलाघाट और एक है नागांव डिस्ट्रिक्ट। 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनेस्को एंड इन 2006 इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व एज वेल। ऑल्सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने काजीरंगा नेशनल पार्क को एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है। Important protected areas in Assam from left to right are Manas, Orang, Lakhowa, Kaziranga, Holongapar Gibbon Wildlife Sanctuary and Dibru-Saikhowa. The next topic is Tejas project. Recently Ministry of State for Skill Development and Entrepreneurship ने तेजस प्रोजेक्ट की एक स्टेटस रिपोर्ट रखी लोकसभा में। तेजस जो है इट स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग इन एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। यहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है और सर्टिफाई किया जाता है और उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज GCC कंट्रीज में डिफरेंट जॉब्स के लिए पोजीशन दी जाती हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज आती हैं। इसे 1981 में बनाया गया था। GCC कंट्रीज हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन। पेंडेमिक के टाइम पे वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया था जिसमें जो भी वर्कर्स इंडिया के बाहर काम करते हैं उन सिटीजन्स को इंडिया में वापस बुलाया गया और उसके बाद उनकी क्या क्या स्किल सेट्स हैं उसकी एक डेटाबेस बनाई गई। क्या उनकी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर उनकी एक डेटाबेस बनाई गई और इसी स्कीम को कहते हैं स्वदेश, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तेजस जो है ये भी एप्लीकेबल होगा फॉर रिटर्निंग वर्कर्स, जो वर्कर्स बाहर काम करते थे और वो वापस आए हैं इंडिया में। जिस तरीके से स्वदेश एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज था फॉर द सिटीजन्स रिटर्निंग अंडर द वंदे भारत मिशन, उसी तरीके से अभी तेजस बनाया गया है, तेजस प्रोजेक्ट, जिसमें वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा और सर्टिफिकेशन के बाद गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में ही पोजीशन दी जाएगी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स। स्वदेश स्कीम जो थी वो एक जॉइंट इनिशिएटिव थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है, ये स्वदेश स्कीम की जो है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेश स्कीम इज टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस। अगली टॉपिक है नेशनल डॉल्फिन डे। रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर को डेजिग्नेट किया है एज नेशनल डॉल्फिन डे। तो 2022 से हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैंडिंग कमेटी है, इसी ने नेशनल डॉल्फिन डे को डेजिग्नेट किया। पर्पस है कि सभी में ये एक अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाना कि डॉल्फिन्स को, स्पेशली गैंजेटिक डॉल्फिन जो है, इसे कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
It is also important to improve the water quality in Ganga and its tributaries because पोल्यूशन की वजह से गैंजेटिक जो डॉल्फिन है इनके सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दी क्वालिटी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। डॉल्फिन्स की बात करें तो एक है साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, प्लैटेनिस्टा गैंजेटिका है इसका साइंटिफिक नेम। इट इज़ endangered and it is a freshwater river dolphin. It is found in the Indian subcontinent region only. इसमें 2 स्पीशीज आती हैं। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन की ही 2 सब स्पीशीज आती हैं, एक है गैंजेस रिवर डॉल्फिन गैंजेटिक रिवर, दूसरा है इंदस रिवर डॉल्फिन। जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है इट इज प्राइमरीली फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया। इंदस रिवर डॉल्फिन की अगर बात करें सो इट इज फाउंड ओनली इन दी मेन चैनल ऑफ इंदस रिवर इन पाकिस्तान एंड रिवर बियास इन पंजाब, इंडिया। तो रिवर बियास जो है हमें पता है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो रिवर डॉल्फिन, इंदस रिवर डॉल्फिन जो है वो इंदस रिवर में और रिवर बियास में इंडिया पाकिस्तान, और जो गैंजेटिक रिवर है वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में मिलती हैं। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज ऑल्सो द ऑफिशियल एनिमल ऑफ गुवाहाटी, असम। इन डॉल्फिन्स की कई सारी ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल गैंजेटिक डॉल्फिन जो इसे सुसु शुशुक भी कहा जाता है। हर 30 से 120 सेकंड के गैप में ये गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है ये सरफेस में आता है पानी के टू ब्रीथ। सो इस टाइम पे ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज वाई इट्स नेम इज सुसु। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंदस जो सब स्पीशीज है डॉल्फिन की, इसे भुलन, ब्लाइंड डॉल्फिन, इंदस ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। गैंजेटिक डॉल्फिन की बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक इंडिकेटेड स्पीशीज है। इसकी क्या पॉपुलेशन है ये डिटरमाइन करती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इकोसिस्टम की ओवरऑल क्या कंडीशन है। ऑल्सो जो दूसरी स्पीशीज है इकोसिस्टम में, गंगा इकोसिस्टम में, वो कितना वल्नरेबल है ये भी इंडिकेट कर देती है गैंजेटिक डॉल्फिन। एंड इट इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू चेंजेस इन वाटर क्वालिटी एंड वाटर फ्लो। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, और ये इसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है एंड इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। जो बोथ स्पीशीज हैं, बोथ द स्पीशीज इंडियन जो गैंजेटिक डॉल्फिन एंड इंदस डॉल्फिन, ये दोनों जो सब स्पीशीज हैं दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। इट इज लिस्टेड ऑन अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा रिवर में ही जो सतलजगंज और कहलगांव एरिया जो है स्ट्रेच है बिहार में, यहाँ इसी को डॉल्फिन सैंक्चुरी के हिसाब से डिक्लेयर किया गया है। इट इज फर्स्ट सच प्रोटेक्टेड एरिया विच इज डेडिकेटेड फॉर डॉल्फिन्स, और इसी प्रोटेक्टेड एरिया का नाम है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। इट इज इन बिहार। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इट हैज बिन लॉन्च्ड। इसमें भी ये देखा गया है कि गंगा रिवर बेसिन को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है ताकि इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी कंजर्व्ड हो। गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है ये भी किया गया है ताकि डॉल्फिन्स प्रोटेक्टेड रहें। एक और होती है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन ये एक यूरी हलाइन स्पीशीज है कि क्योंकि ये एक ओशनिक डॉल्फिन है, ये रिवर में नहीं ओशन में रहती हैं, और इसे पाया जाता है बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के एरिया में। एंड ऑल्सो दो इट इज कॉल्ड इरावदी रिवर डॉल्फिन, लेकिन ये रिवर्स में नहीं मिलते, ये ओशन में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में बेसिकली मिलते हैं, जहाँ पे रिवर्स जो है वो सी में मिल रहे हो, रिवर माउथ्स में, एस्चुरीज में ये मिलते हैं। चिल्का लेक जो है उड़ीसा का वो सिंगल लार्जेस्ट हैबिटाट है इरावदी डॉल्फिन्स का पूरे वर्ल्ड में। एंड IUCN के रेड लिस्ट में इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं वो एंडेंजर्ड है। 2020 के इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लॉन्च
को डिक्लेयर किया था कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया जाएगा एंड इट एम्स एट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स, बोथ रिवर वाटर डॉल्फिन्स एंड ocean dolphins, and it involves conservation of dolphins and aquatic habitat using modern technology, जिसमें एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाएगा कि इन्हें इलीगली जो हंटिंग की जाती है इनकी ये बंद हो। फिशरमैन को एंगेज किया जाएगा, लोकल पॉपुलेशन को एंगेज किया जाएगा ताकि जो इनकी कंजर्वेशन एफर्ट्स और भी बढ़े, और रिवर वाटर जो पोल्यूशन है इसे भी मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी, जो अभी हो भी रही है अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar in the year 1935. Number 2, Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas or Shrestha is a scheme under the Ministry of Education. Number 3, a high debt to GDP ratio indicates a higher risk of default and it is always bad for all the countries in the world. Number 4, satellite DNA clusters are found in regions called telomeres and centromeres. Number 5, the critically endangered Indian tent turtle is listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 and is thereby provided the highest degree of protection. Number 6, the State of World Population is an annual report published by the United Nations Population Fund. Number 7, Sariska Tiger Reserve is a part of the Aravalli Range and the Khatiyar Gir Dry Deciduous Forest ecoregion. Number 8, Shresth scheme is a centrally sponsored scheme under which financial assistance is provided to the NGOs for projects related to the education sector to scheduled caste students. Number 9, the population of the greater one-horned or Indian rhinoceros in the Kaziranga National Park and Tiger Reserve has decreased in the last 4 years. Number 10, Indus River dolphin is found only in the main channel of the Indus River in Pakistan. With this, we come to an end of this session. सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।